हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज आपने कहा और हम बनाने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स दिला सकता है और आप ये भी जान पाएंगे चैप्टर के एंड में कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। सच में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मेट पे बेस्ड है। आपने अगर फॉर्मेट समझ लिया तो उसमें बस आके नंबर पुट करना है। सच में एक आसान चैप्टर येट लेंदी वन है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? पहली चीज, ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती है, इसमें टोटलिंग करनी पड़ती है और एंड में टोटल्स क्या होने चाहिए? इक्वल आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या होता है कैश फ्लो, डिफाइन कर दीजिए। तो कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है, इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो बनता कब है? तो कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के साथ साथ कंपनीज क्या बनाती हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड हैं। आपके सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड, तो हम लोग जो समझेंगे वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ इनडायरेक्ट मेथड। और ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड वर्जन जो है, इसको हम फॉलो करते हुए बनाएंगे। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम सिंपल से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कैश फ्लो कि आप इसको एकदम आसानी से समझ जाएंगे। हां, पर मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा उस फॉर्मेट से ही आप करेंगे। फॉर्मेट अगर आपने पुट कर दिया, फॉर्मेट अगर आपने पुट कर दिया तो आपको आधे मार्क्स तो फॉर्मेट लिखने पे मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको फॉर्मेट याद भी करा दूंगा और इसकी ट्रिक भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके अंदर सब जो पहला स्टेटमेंट है उसका नाम होता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब वो कैश जो डे टू डे बिजनेस के डे टू डे बिजनेस से आता है, इसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा इसमें स्टेटमेंट, इसी का पार्ट है, 3 स्टेटमेंट है इसके अंदर। दूसरा है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा और आखिरी है इसके अंदर पार्ट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 पार्ट हैं जो आपको उसके अंदर करने हैं। हम आपको सबसे पहले पार्ट की तरफ ले चल रहे हैं, पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जैसा कि नाम लिखा है ऑपरेटिंग, मतलब वो कैश, वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस से आपको आ रहा है, जो बिजनेस चलाने से आ रहा है। इसके लिए एक मैं रफ स्टेटमेंट से आपको समझाता हूं कि क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग कैश। मैं आपको रेशियो एनालिसिस की याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा रेशियो एनालिसिस में एक टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, याद है ना? तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता था, उसी की बात कर रहा हूं। तो हमें समझना है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले मैं आपको एक रफ समझाता हूं। अज्यूम करिए कि आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बार लगाया होगा, 11th में भी था ये चैप्टर। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए। मैं एक इमेजिनरी फिगर से करता हूं इसको, ठीक? मैंने एक इमेजिनरी फिगर ले लिया, चलिए अज्यूम करता हूं। ऐसा करूंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने इमेजिनरी ले लिया, ना? ट्रेडिंग के बाद आ गया होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं कुछ एक्सपेंस लिखता हूं, जैसे एग्जांपल मैंने सैलरी लिख दिया। सैलरी तो आप जानते ही हैं बिजनेस को देनी पड़ती है, बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग खर्चा है। रेंट, ये भी बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस को देना ही पड़ेगा। इसी तरह से कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, तो ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ठीक? अब लिखता हूं इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो खर्चे मैंने लिखे ये मेरे बिजनेस के ऑपरेटिंग के एक्सपेंस नहीं हैं। एक और लिख देता हूं, चलिए
एक लिख देता हूं आपको गुडविल रिटर्न ऑफ, जिसको हम अमोर्टाइज भी बोलते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, अज्यूम करता हूं गुडविल रिटर्न ऑफ है 500 की, ठीक है। तो इस तरह से कुछ खर्चे मैंने लिखे आपको, आपने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल में। जो खर्चे आपके बिजनेस के डे टू डे के लिए जरूरी हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन पेड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, बैड डेब्ट हो गया। ये वो खर्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये वो खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब आप देख सकेंगे यहां पर, ठीक है। आइए इनकम की तरफ आइए। इनकम की तरफ में आ जाते हैं तो आपके पास कोई इनकम रिसीव हो रही है, जैसे अज्यूम करता हूं डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, हाँ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये इनकम है आपकी। चलिए डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, और कमीशन रिसीव हो रहा है, ये भी इनकम है आपकी। पर ये इनकम जो मैंने लिखी आपके लिए, ये तो बिजनेस की रेगुलर इनकम है। हाँ, कारोबार में तो, बिजनेस में तो डिस्काउंट मिलना, कमीशन मिलना नॉर्मल बात है। पर अगर मैं लिखूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो ये इनकम हमारी डे टू डे इनकम नहीं है, हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ठीक। मैंने दो एग्जांपल्स और लिख दिए, डिविडेंड, या मैंने और नाम लिख दिया रेंट रिसीव, ठीक है। अज्यूम करके नंबर दे दूं, चलिए यहां पर भी नंबर दे देता हूं 100 और यहां दे देता हूं 200। तो आपने देखा कि कुछ एक्सपेंस है, कुछ इनकम है, फाइनली आपके पास जो आंसर बचता है वो आपका होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, आप सारे इनकम्स को ऐड करते हैं, कर लेते हैं ऐड, टोटल ऑफ द इनकम पीएल के क्रेडिट साइड ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल आ रहा है 2500 और 2900, 500 के बाद 900, 2500 प्लस 900, 3400, ये आ गया टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 459, 9 और 3 12, 12 और 3 13, 1300 माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 1300, इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास प्रॉफिट आ गया 13 क्यों, 5 4 9 9 1 10, 10 और 5 15, सॉरी 1500 माइनस करेंगे। हाँ, एक्सपेंस साइड में, डेबिट साइड में, तो आप 1500 माइनस कर देंगे। 1500 माइनस करने से आपके पास बचेगा 1900 आपके पास बच रहा है, ठीक है। ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। सर इससे क्या पता चला, हाँ अब बताने जा रहे हैं। तो ये है नॉर्मल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट देता है, पर आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, वो कैश जो डे टू डे बिजनेस से आता है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ एक्सपेंस ऐसे मैंने लिखे हैं जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस हैं, और कुछ इनकम वो लिखूंगा जो डे टू डे इनकम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इनकम है, ये जो इनकम हो रही है, ये ऑपरेटिंग इनकम है, और ये जो एक्सपेंस है ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। हमें निकालना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मेथड चल रहा है कौन सा, इनडायरेक्ट, मतलब रिवर्स तरीके से चलना है। हाँ, इनडायरेक्ट मतलब रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। तो फॉर्मेट क्या होगा, आइए एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको बना दूं कैश फ्लो का, और आपको आंसर की तरफ ले चलूं। अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और सबसे पहला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पार्ट है वो है कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, याद है आपको। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहला काम, मैंने फॉर्मेट अभी पूरा नहीं बनाया है, पहला कॉलम जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर्स का, फिर डिटेल का, और फिर टोटल का, ठीक। हमने अभी आपके लिए ए पार्ट को समझाने के लिए ऐसा किया है।
ए पार्ट की स्टार्ट होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे करंट ईयर टैक्स, तो इसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये कहां मिलेगा, नेट प्रॉफिट कहां मिलेगा, बिफोर टैक्स कहां मिलेगा? इसके लिए आपको ले चलता हूं एक पार्ट दिखाने। अगर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलेगी। जब बैलेंस शीट मिलेगी क्वेश्चन में, तो उस बैलेंस शीट में आपको मिलेगा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लसेस। इस हेडिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में जो भी डिफरेंस निकलेगा, हां अज्यूम करता हूं आपको दिया होगा पीएल बैलेंस दिया होगा, ठीक है, आपको दो बैलेंस दिए होंगे, एक प्रीवियस ईयर दिया होगा और करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस और करंट ईयर में से करंट ईयर वाले बैलेंस को प्रीवियस ईयर से माइनस कर देंगे। क्या निकलेगा इससे तुम्हारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? इसी के साथ साथ यहां पे रिजर्व्स दिए होते हैं, उनका भी यही करना है, उनको भी ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया कहां से आएगा? और सर टैक्स कहां से मिलेगा? तो आपको देखेंगे करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी वाली हेडिंग के अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन बैलेंस शीट का होगा, उसमें करंट लायबिलिटी लिखी होगी, वहां पर होगा एक जगह प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जहां पे लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, वहां पे आप देखेंगे कि आपको टैक्स दो दिया होगा, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। ये सर बार बार वर्ड आ रहा है प्रीवियस ईयर करंट ईयर। देखिए 2 साल के डाटा दिए होंगे आपको, 2 साल की वैल्यूज दी होगी। प्रीवियस ईयर छोटा होता है, हाँ जैसे अज्यूम करें 2023, तो करंट ईयर क्या होगा 2024। समझ में आया? प्रीवियस मतलब 1 साल पहले, और करंट ईयर मतलब जो ईयर चल रहा है। मतलब समझ में आ गया? तो प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर दोनों वैल्यूज आपको दी होंगी टैक्स की। आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? आपको करंट ईयर वाली टैक्स की वैल्यू लेनी है। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट, कैसे मिलेगा? ठीक, और ये करंट ईयर का टैक्स कहां से मिलेगा? क्लियर हो गया? वापस ले चलूं अब आपने देख लिया कि आपके पास क्या क्या होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ चुका होगा, आप इसको पुट कर देंगे। क्लियर? यहां पुट कर देंगे आपके पास। ठीक, फाइनल आंसर अब बाहर वाले कॉलम में लिखिएगा। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर्पस है हमारा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। उसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स में क्या करते हैं? हमें वो सारे खर्चे, क्या मैंने कहा, वो एक्सपेंसेस जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंस है। सर कोई एग्जांपल दीजिए नॉन कैश एक्सपेंस का, जिसके लिए एक्चुअली हम कैश किसी को देते नहीं है, जैसे डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। हाँ डेप्रीसिएशन, और यहां तो जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आया? तो ऐसे राइट ऑफ्स को आप क्या करते हैं? यहां लिख देते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश ऐप का एक्सपेंस है, या आपके वो एक्सपेंस जो आपके ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? समझ में आया? क्या क्या ऐड करेंगे? खर्चे ऐड करेंगे। हमारे केस में कौन कौन से खर्चे हैं? ये रहे वो खर्चे। हाँ मैंने बताया था ना, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन ऑपरेटिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आपके लिए, नॉन कैश एक्सपेंस है। बात समझ में आ गई? तो एक्सपेंस है और ऐड कर रहे हैं, बताया तो था। आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग निकालना है, उल्टा चलना है। आप नेट प्रॉफिट पे हो, यहां पर हो, देखें आपको निकालना है इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? मैंने कहा इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट या डिविडेंड, दोनों में से कुछ भी दिया होगा, पेड दिया होगा, तो आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करेंगे आप अगर राइट ऑफ्स दिए हो। सर ये राइट ऑफ कई बार आता है वर्ड, क्या मतलब होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपके कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू असेट साइड में तो शो की जा रही है,
बट ये असेट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे होते हैं, वैल्यू घट रही होती है उनकी, बिजनेसेस में उसकी वैल्यू घट रही होती है। ये असेट साइड में लिखे होते हैं, क्या नाम होता है, मैं कुछ एग्जांपल के रूप में देता हूं, राइट ऑफ्स में क्या क्या आ सकता है। देखिए राइट ऑफ में फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं। अब आप बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू इन रिटर्न नाउ, मतलब अब इनको बेचेंगे तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा इनका, बट दे आर इन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, मतलब when they have been paid they had benefited but now they are no more useful। जैसे एग्जांपल दूं, शेयर इशू एक्सपेंस। सर ये क्या होता है, शेयर को बेचने में जो कंपनी को पैसा खर्च हुआ उसे कहते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। भाई कंपनी अगर शेयर बेचना चाहती है तो खूब खर्चे करने पड़ेंगे, हाँ भाई प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, अंडरराइटर को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं उससे में भाई, और कब शेयर नहीं बेची होती तो कंपनी चालू नहीं हो पाती, तो ये वो खर्चे हैं, समझ में आया। तो शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, और मैंने अभी नाम लिया अंडरराइटिंग कमीशन। ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अरे वो लोग जो कंपनी के शेयर बिकवाने की, कंपनी के शेयर बिकवाने की गारंटी लेते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है। या और एग्जांपल देता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो कंपनी के इनिशियल स्टेजेस में, स्टार्टिंग के टाइम पे दिए गए खर्चे होते हैं, ये सब क्या होने चाहिए, राइट ऑफ होने चाहिए। सर कैसे पता चलेगा राइट ऑफ है कि नहीं है, बहुत आसान तरीका है, इसको राइट ऑफ चेक करना है तो आप देखेंगे कि इसकी जो दो वैल्यू दी होगी, क्या दो वैल्यू दी होगी आपको, आपको इसका प्रीवियस ईयर भी दिया होगा और करंट ईयर भी वैल्यू दिया होगा, तो आपकी वैल्यू इसमें घटनी चाहिए। हाँ क्या मैं कह रहा हूं, घटना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर में शेयर इश्यू एक्सपेंस 10,000 है तो करंट ईयर में उसकी वैल्यू 2,000 हो गई है, तो क्या क्या पता चला, 8,000 से मेरा शेयर इश्यू एक्सपेंस घट गया, इसको कहते हैं राइट ऑफ। तो गुडविल भी ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, पर गुडविल कैसा एक्सपेंस है, गुडविल एक फिक्टिशियस नेचर का एक्सपेंस नहीं है, जैसे ये तीनों थे, शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ये भी इसके अंदर आ सकता है राइट ऑफ के अंदर। मैं बात कर रहा हूं अब इनटेंजिबल असेट्स की, किसकी, इनटेंजिबल असेट्स की, जो भी राइट ऑफ होते हैं। हाँ इसको अमोर्टाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है, क्या, अमोर्टाइजेशन इज द अदर टर्म फॉर द राइट ऑफ। ये किसके साथ आते हैं, इनटेंजिबल असेट्स के साथ आते हैं। आप तो जानते ही हैं वो असेट जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट दे आर रियली असेट्स, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट्स। तो ये असेट्स क्या होते हैं, ये असेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर गुडविल 10,000 है और करंट ईयर में गुडविल क्या हो गई है, डैश हो गई है, तो क्या पता चल रहा है, पूरा पूरा 10,000 गुडविल क्या हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, अमोर्टाइज हो गया है। बात समझ में आ गई है, यहां से 10,000 से वैल्यू घट के कितनी हो गई है, डैश। डैश मतलब डैशिंग नहीं, डैश मतलब वहां पे जीरो है, तो उस केस में गुडविल आपकी 10,000 से राइट ऑफ हो गई, क्योंकि 10,000 माइनस जीरो विल गिव यू 10,000। राइट ऑफ में वैल्यू घटेगी, ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ बोले अमोर्टाइजेशन बोले, बस दोनों क्या होगा, अगर ये वैल्यू घट रही है तो आपको ऐड करना है, क्योंकि आपका डे टू डे बिजनेस लॉस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है, इसीलिए इसको ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको ऐड करते हैं, इन सब के साथ यही होगा। पर सर क्या होगा अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा शेयर इश्यू पेटेंट जो है साल के शुरू में प्रीवियस ईयर में दिखा रहा था 2,000 और करंट ईयर में हो गई है इसकी वैल्यू 12,000, तब क्या होगा, अरे तब तो इसका मतलब हो गया कि हमने पेटेंट 10,000 का और ले लिया, तो इसे तो परचेज ऑफ पेटेंट बोलेंगे, और ये चला जाएगा कहां पर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, ठीक है। यहां पर राइट ऑफ नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, यहां तो परचेज हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, परचेज ऑफ पेटेंट हो रहा है मेरे केस में, राइट ऑफ नहीं हो रहा है, जबकि गुडविल में, हाँ गुडविल में राइट ऑफ हो रहा है, जिसको हम अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ का मतलब क्लियर हो गया, राइट ऑफ क्या होता है, अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये आप इन्हीं असेट्स को जिनका नाम लिखा,
इन्हीं को कॉमनली आप देखेंगे राइट ऑफ होता हुआ, और अगर राइट ऑफ होगा तो आप इसको क्या करेंगे, यहां दिखाएंगे। क्लियर है? कहां दिखाएंगे राइट ऑफ को? आपको राइट ऑफ लिखना है। समझ में आ गया? राइट ऑफ या अमोर्टाइजेशन इसका दूसरा सुंदर नाम है। ठीक है, मैंने कह दिया दूसरा सुंदर नाम है। मिल जाएगा आपको। कहां मिलेगा? समझ गए? इंटेंजिबल एसेट्स में मिलेगा, या मैंने कहा फिक्टिशियस एसेट्स में मिलेगा। वैल्यू घट रही होगी, आप समझ जाएंगे अमोर्टाइजेशन हो रहा है। ब्रैकेट में लिख दूं क्या आपके लिए? लिख दूं ब्रैकेट में कि इसमें प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर करना पड़ता है। क्लियर? अच्छा, और क्या आता है सर इसके अंदर? इसके अंदर आता है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन आप तो नहीं लिखे थे यहां पर। अरे मैं एग्जांपल दे रहा था। डेप्रीसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। आप अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी मशीनरी, हमारे जो टेंजिबल एसेट्स है, उनकी वैल्यू गिर रही है, पर क्या एक्चुअली में हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं क्या? हाँ, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए यहां पर आएगा, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। और क्या आ सकता है? और आ सकता है लॉस ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई टेंजिबल या कोई फिक्स्ड एसेट्स आपने बेच दिया, हाँ प्लांट मशीनरी बेच दिया, मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म फिक्स्ड एसेट्स, तो आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि ये डे टू डे लॉस नहीं है, ऑपरेटिंग नुकसान नहीं है, तो भी इसको क्या करेंगे? ऐड ऐड ऐड। ये सब आइटम्स क्या होने हैं? ऐड होने हैं। क्लियर है? मैंने सारे रिजर्व्स इसी के अंदर बता दिए, प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा? इससे अभी एक पार्ट आया। अभी आपने एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखे? वो सारे एक्सपेंस लिखे। ध्यान से देखा आपने? मैंने वो सारे खर्चे यहां लिख रहा हूं आपके लिए जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के थे। क्या मैंने बोला? नॉन ऑपरेटिंग, जो डे टू डे के लिए नहीं चाहिए होते हैं, और नॉन कैश नेचर के, इन एक्सपेंसेस को हमने ऐड कराया। क्लियर हो गया? ये एक्सपेंस आपके ऐड हो गए। अब इसके उल्टे भी होने वाले हैं, कुछ लेस भी होने वाला है। ये वो इनकम होगी जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं होगी, जो हमारी डे टू डे इनकम नहीं होगी। अब इसका रिवर्स भी चलेगा, जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, या कभी कभी रेयरली रेंट रिसीव भी हो सकता है, आपको दे दे। क्या मैंने कहा? हो सकता है आपको दे दे रेंट रिसीव। इन तीनों का नाम दे सकता है। इनका अगर रिसीव हो रहा है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। क्यों? सोचिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखा है, तो उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है? क्योंकि आपके बिजनेस जो है, एक्चुअली में अज्यूम करते हैं आपका फर्नीचर बिजनेस है, तो फर्नीचर आपका ऑपरेटिंग काम है ना। ये जो ब्याज मिल रहा है, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग काम थोड़ा है। या तुमने बैंक में एफडी करा के रखी है, अब एफडी में तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, या तुमने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रखा है और रिलायंस कंपनी के डिविडेंड्स तुम्हें मिल रहे हैं, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए इनको लेस कर देंगे। रेंट भी मिली होगी तो भी तुम्हारा ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। हाँ, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो है नहीं, इसीलिए। और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर जो इनकम नहीं मानी जाती है आपकी, मतलब जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती है? जैसे कि प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या हम रोज रोज फिक्स्ड एसेट बेचते हैं? तो हमारा तो काम ही नहीं है ये रोज रोज फिक्स्ड एसेट बेचने का। तो प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया। 50,000 की मशीनरी थी, आपने सोल्ड कर दिया 60,000। सर ये कहां मिलेगा लिखा हुआ? हाँ, ये पॉइंट्स प्रॉफिट या लॉस वाला, ये दोनों पॉइंट आपको कहां मिलेंगे? आपको एडजस्टमेंट में नीचे मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसके नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आपको एसेट्स बेच रहे हैं, उस पे होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग इनकम या लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका काम नहीं है ना। समझ आया क्यों इसको कह रहे हैं? तो ये इनकम हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या लॉजिक दिया इसका? इसको यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग, क्या नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम है। हमारे बिजनेस की इनकम डे टू डे वाली इनकम नहीं है। बात समझ में आ गई? अब डिस्काउंट रिसीव होता, मैंने कहा बिजनेस की इनकम है। मैंने कहा कमीशन रिसीव है, तो बिजनेस की इनकम है। तो इनको हम कर देंगे ऐड। हम पहुंच जाएंगे कहां पर? हम पहुंच जाएंगे अपने पहले, हाँ हम पहुंच जाएंगे अपने पहले पार्ट में। इस पार्ट का नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। क्या नाम दिया इसका? इसका नाम दे देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट
यहां पर आप पहुंच गए हैं एक हिस्से पे, नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर WC चेंजेस। ये क्या है? ये आपका पहले पार्ट का, हाँ, एक तरह से हाफ आ गया, ए का ऑपरेटिंग का पहला हाफ हिस्सा आ गया। ठीक है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हो या आप यहां लिख सकते हो ऑपरेटिंग कैश। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस आपका आंसर माइनस बैलेंस में ज्यादा आ रहा है, तब आप यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस लिखेंगे। फिर क्या करना है सर, ये WC क्या है इसके अंदर? तो वर्किंग कैपिटल की अगर मुझसे डेफिनेशन पूछोगे तो मैं कहूंगा वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। सिंपल है, यह वो पैसा जो हमें डे टू डे स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए चाहिए, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसके अंदर क्या आता है, फॉर्मूले में क्या आता है? फॉर्मूले में आता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है? हमारा तो मेथड चल रहा है इनडायरेक्ट मेथड, सब चीज उल्टा करना है। ध्यान से देखना, मैं सब उल्टा बोलूंगा तुम्हें। करंट असेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो माइनस कर देना, करंट असेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस कर देना। सब उल्टा पुल्टा। देखा, सब उल्टा बोल रहा हूं ना। यहां था एक्सपेंस, मैंने कहा था प्लस कर दो। यहां थी इनकम, मैंने कहा था माइनस कर दो। नाम क्या था मेथड का? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना? तो अभी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके लिए ये जो आप ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे, तो इसमें करंट असेट्स आप जानते हैं क्या होते हैं? वो असेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहां दे आर एज गुड एज कैश। बट इसमें, इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको कुछ चीजों को ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है? अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो इन्वेंट्री आती है। मैं कहूंगा हाँ, इन्वेंट्री या स्टॉक आता है। इसके अंदर आता है डेटर्स आते हैं, एकदम आते हैं। इसके अंदर प्रीपेड आता है। मैं कहूंगा हाँ, ये सब आते हैं। आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की हेडिंग लिख के मिलेगी, पर आपको इस चैप्टर में कैश एंड बैंक को करंट एसेट नहीं मानना है। सर क्या कह रहे हैं, क्या ये करंट एसेट नहीं होता है? मैंने ये नहीं कहा, पर मैंने कहा इस चैप्टर में कैश एंड बैंक बैलेंसेस को करंट एसेट्स नहीं मानना है। बात रखेंगे ध्यान से, क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये एक लास्ट टॉपिक आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो उसमें चला जाएगा। लिख दे रहा हूं आपके लिए, लिख रहा हूं आपके लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इसके अंदर क्या आता है? वो वैल्यूज जो होती तो करंट एसेट्स हैं। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये होते करंट एसेट्स ही हैं, पर इस चैप्टर में इसको इस कैटेगरी के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में रखना होता है। मतलब आपको इसको इस करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रखना है। क्वेश्चन में दिया जरूर होगा, जैसे क्या क्या आता है। मैंने कहा कैश खुद आ जाएगा, बैंक वाला अमाउंट आ जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी। हो सकता है इसका नाम ऐसे ना देकर के लिखा हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, ऐसे भी नाम लिखा हो सकता है। ये वैल्यूज जो आप देख रहे हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सब होते तो करंट एसेट्स हैं। हाँ, रियल में करंट एसेट्स होते, पर इस चैप्टर में आपको इनको क्या करना है? करंट एसेट्स में कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो अब इसमें क्या होगा? अगर आपके करंट एसेट्स क्या हो रहे हो, इंक्रीज होंगे, तो फायदा हो रहा है क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं उल्टा चलना है। मेथड का नाम क्या बताया था? इनडायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सर ये कहां मिलेगा? तो मैंने कहा आपको बैलेंस शीट दी रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दी रहेगी। बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे, आपको करंट एसेट्स नाम की हेडिंग दी होगी, उसके अंदर आप खोज लीजिएगा। क्लियर? आपको करंट एसेट्स वहां पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में, एक डेमो ग्रुप में मैं दिखा देता हूं। देखिए, आपको बैलेंस शीट दी रहेगी। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको लिखा मिलेगा, आपको बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। जैसे आपको लिखा मिलेगा करंट एसेट्स, हेडिंग लिखी मिलेगी आपको, करंट एसेट्स, है ना। यूजुअली क्वेश्चन जो होता है बैलेंस शीट वाला आता है, और करंट एसेट्स के नीचे आपको क्या मिलेंगे? एसेट्स मिलेंगे।
जैसे मैं लिख देता हूं, आपको पास लिखा रहेगा स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू पहले दिया होगा प्रीवियस ईयर की वैल्यू, और फिर बाद में हो जाएगा करंट वैल्यू। जैसे पहले दिया है प्रीवियस ईयर की वैल्यू 10,000 और करंट ईयर की वैल्यू दी हुई है 15,000। क्या पता चल रहा है, बढ़ रही है कि घट रही है वैल्यू? हाँ, इसको कहेंगे इंक्रीज। तो मैंने कहा था सब उल्टा चलता है इसमें, असेट्स बढ़ रहे हैं, क्या करोगे? माइनस करोगे। बात समझ में आ गई? तो इसका जो 5,000 इंक्रीज आया इसे कहेंगे इंक्रीज, ठीक है। इस 5,000 इंक्रीज को, करंट एसेट्स के इंक्रीज को माइनस बैलेंस पे लिखेंगे, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। यहां पर करंट एसेट्स के ही नीचे आपको मिलेगा कैश या बैंक बैलेंस या एमएस। हाँ, एमएस मतलब एमएस धोनी नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या मैंने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको इनको होगा करंट एसेट्स के नीचे ही, पर आप इनको करंट एसेट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई है? आगे दिखाएं आपको। अब क्या करना है इसमें, मैंने कहा इसमें आप एक स्टेप पहुंच चुके हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है आपके पास कि आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है इसमें? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो ऐड कर दीजिएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो ऐड कर दीजिएगा। कहां मिलेगा? लायबिलिटी कॉलम को चेक करिएगा बैलेंस शीट की, उसमें दिया होगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी, देखिए मैंने दिखाया यहां पर लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इसके नीचे आइटम खोजेंगे लायबिलिटी वाला, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी दी रहेगी, आप वहां से लायबिलिटी वाले कॉलम में से लायबिलिटी खोज लीजिएगा। हाँ, वैसे ही दी होगी जैसे करंट एसेट दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? फिर क्या होगा? क्या यहां खत्म हो जाएगा? नहीं, इसके बाद एक स्टेप और करना है, लेस वाला स्टेप करना है। भाई आपने ऐड कर दिया इन दोनों को, अब इन दोनों को लेस भी तो करेंगे। लेस क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रही होगी या इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा होगा, आप इसको भी क्या करेंगे? इसको भी लेस कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? बैक आ जाएं। चलिए, क्या मैंने कहा आपको? मैंने आपको दिखा देना है, ये रहा आपका, यहां पर आइटम खोजेंगे, लिख देंगे, और आखिरी में जब ये सब कुछ हो चुका होगा, आपका जो इसका आंसर आएगा, याद रखिएगा इसके आंसर माइनस बैलेंस में होंगे। आप माइनस बैलेंस को ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। किसके? इसके करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज होना और करंट एसेट का इंक्रीज होना, ठीक है। माइनस बैलेंस को ब्रैकेट में रखिए। आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो इसको टोटलिंग करके नीचे आएगा आंसर, वो आपके आंसर का नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश, कैश भी लिख सकते हैं, आफ्टर WC चेंजेस। आफ्टर WC चेंजेस, यहां पे था बिफोर WC चेंजेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को नहीं किया था एडजस्ट। अब यहां वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर दिया, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आफ्टर WC चेंजेस। और क्या करेंगे? इसके बाद लास्ट में लिखेंगे लेस टैक्स पेड। क्या चीज? टैक्स पेड होगा तो लेस कर देंगे, या प्रीवियस ईयर की टैक्स की वैल्यू को लेस कर देंगे। ये वैल्यू लेस करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर बचेगा वही आपका ए का आंसर होगा। हाँ, जो आपका ये आंसर बच रहा है, ये जो आपका आंसर बच रहा होगा, यही आपका फाइनली आंसर होगा। इसको आप कहेंगे क्या? ए कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखिएगा, हो सकता है आपका आंसर ये नेगेटिव में बचे। ये जो ए मैंने कहा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हो सकता है आपका माइनस में बच जाए। तो अगर माइनस में बचेगा तो आप फ्लो की जगह क्या लिख देंगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहते हो? यहां तक आपने सीखा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी सिर्फ हमने आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ही डिस्कस किया। आइए एक बार आपको खोल के फिर से पूरा फॉर्मेट दिखा दें। स्टार्ट करें, एक बार रिकैप कर लें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट से मिलकर बना है। पहला स्टेटमेंट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो बनाते हैं एज ऑन ईयर एंड, ठीक है। एज ऑन ईयर एंड
एज ऑन 31 मार्च, जो हमारा ईयर एंड दिया रहेगा, बनाते हैं। आपको स्टार्ट किससे करना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें क्या लेना होता है? प्रॉफिट लेना होता है और करंट ईयर टैक्स लेना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट कहां से मिलेगा आपको? रिजर्व एंड सरप्लसेस के डिफरेंस से मिलेगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग दी रहेगी, वहां से मिल जाएगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा तो वहां दिया होगा, और या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा तो यहां पे नेट प्रॉफिट ले लीजिएगा। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे? करंट ईयर टैक्स। और ये करंट ईयर टैक्स कहां से मिलेगा? करंट ईयर टैक्स आपको मिलेगा टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की हेडिंग से। किसमें से? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, यहां पे करंट ईयर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर टैक्स मेड दिया होगा तो भी यहीं पे आएगा। क्या चीज? हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मैं लिख दूं यहां पर, छोटा सा लिख दे रहा हूं, छोटी सी जगह है मेरे पास, यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या चीज? प्रोविजन मेड। याद रखिएगा, मेड यहां पे लिखते हैं, या मैंने एक नाम दिया करंट ईयर टैक्स, CY टैक्स। क्या होगा CY टैक्स? इसको एक बार फिर से दिखा दूं। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में, आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या दिया होगा, क्वेश्चन बैलेंस शीट के रूप में दिया होगा, तो वहां पर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा। इसे कहते हैं करंट ईयर टैक्स। ठीक है, इस करंट ईयर टैक्स को ही मैं कह रहा था, ये ए में ऐड हो जाता है ऊपर, और ये जो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू होती है ये ही ए में जाके लास्ट में माइनस हो जाती है। ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आइए आपको ले चलें वापस आपके आंसर की तरफ। तो आप फॉर्मेट पूरा देखिए एक बार मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें प्रॉफिट में ऐड कर देंगे करंट ईयर टैक्स। फिर इसके बाद क्या करना है? हेडिंग एडजस्टमेंट डालना है। एडजस्टमेंट्स में क्या करना है? वो प्रॉफिट्स, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, जिनको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। अब आप कहेंगे सर इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस कैसे नहीं है? अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन दी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे बैंक लोन है, डिवेंचर दिया हुआ और उसके आगे लिखा हुआ है 6% डिवेंचर। हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, डिवेंचर के आगे परसेंट लिखा होता है, तो समझ जाइए वो 6% क्या है? इंटरेस्ट आपको देना है। हाँ, आपसे क्वेश्चन में भले नहीं बताया हो कि इंटरेस्ट पे करिए या मत पे करिए, पर अगर आप नंबर लिखा है, किसी बोरोइंग के सामने नंबर लिखा है, जैसे डिवेंचर, बैंक लोन या सिक्योर्ड लोन के आगे परसेंट लिखा है, तो आपको अपने आप इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। हाँ, ये डिविडेंड पेड आपको कहां मिल सकता है? यूजुअली आपको डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट करके नीचे लिखा होता है। ठीक है, या आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड में जो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू होती है वो यहां लिखेंगे। करंट ईयर की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। कहीं नोट कर लो ये वाली बात। हाँ, तुमको कह रहा हूं, कहीं नोट कर लो। क्या हो? अगर डिविडेंड दिया हुआ है, और कौन सा डिविडेंड दिया हुआ है? इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, तो इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ प्रीवियस ईयर की वैल्यू को देखते हैं, करंट ईयर की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। यहां पे डिविडेंड पेड में ऐड कर देंगे। और क्या लेना है? राइट ऑफ्स लेना है, अमोर्टाइजेशन लेना होता है। अभी राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन मैंने कहा था क्या होता है? जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो राइट ऑफ होते हैं, अर्थात उनकी वैल्यू घट जाती है। ये एसेट्स एक्चुअली में घटने वाले एसेट्स होते हैं, इनका हम एडवांटेज या यूज कर चुके हैं, अब ये मार्केट में बिकेंगे नहीं। ये एक तरह के नेचर ऑफ एक्सपेंस में होते हैं। ठीक, और मैंने कहा अमोर्टाइजेशन आता है किसका? अमोर्टाइजेशन आता है टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स का, जैसे गुडविल का अमोर्टाइजेशन होता है, पेटेंट का होता है, कॉपीराइट्स का हो सकता है, ट्रेडमार्क्स का हो सकता है। क्लियर? इसमें वैल्यू घटती है तो यहां लिखना है, बढ़ेगी तो यहां नहीं लिखेंगे। वैल्यू बढ़ेगी तो नेक्स्ट हेडिंग बी करेंगे, इसके बाद उसमें चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर कोई एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हमने बेचा और उसमें प्रॉफिट हुआ तो यहां नहीं, लॉस होगा तो यहां लिखेंगे। ठीक, इन सबको कर देंगे ऐड, और लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव। याद रखिएगा, इसको लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। समझ में आ रही बात? और क्या लेस कर देंगे? लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। कोई फिक्स्ड एसेट्स है, हमें उसमें फायदा हो रहा था, उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे बिजनेस की रोज की काम नहीं है, हम रोज रोज फिक्स्ड एसेट्स नहीं बेचते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या कहेंगे?
इन ऑपरेटिंग कैश या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। क्लियर? इसके बाद हमारी बारी आएगी किसकी? डब्ल्यूसी चेंजेस की। इसके लिए क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स होगा, सॉरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी, मैंने कहा नुकसान हो रहा है, ऐड कर देंगे। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, ऐड कर देंगे। इसका रिवर्स कर दीजिए, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेस कर देंगे। लेस करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, माइनस साइन के लिए ब्रैकेट लगाया है। आंसर जो बचेगा वो किसमें बचेगा? आंसर बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस। ठीक? और उसके बाद क्या करेंगे? लेस कर देंगे टैक्स पेड, जिसको हम प्रीवियस ईयर टैक्स में भी देख सकते हैं। हाँ, याद है ना, करंट ईयर टैक्स ऊपर ऐड कराया था, प्रीवियस ईयर टैक्स लेस कर देंगे। लेस करने के लिए लगाया ब्रैकेट, माइनस करने के लिए लगाया ब्रैकेट, और अब जो आंसर बचेगा यही हमारा फाइनली आंसर होगा। इस आंसर को कहेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? माइनस आंसर आएगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे। यहां तक फॉर्मेट क्लियर है? क्या ये चाहते हो कि मैं तुम्हें शेयर कर दूं? तो बस कमेंट करना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी कैश फ्लो मैं आपको और बताऊं, और कौन सा चैप्टर चाहते हैं मैं कि आपको एक्सप्लेन करूं, डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाने को तैयार हूं। बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।